गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। 11th क्लास का जो लास्ट वीडियो था जो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। आज आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है भारत और उसकी स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत और उसकी स्थिति के बारे में। भारत है उसके पड़ोसी। भारत एशिया महाद्वीप दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नीचे की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है? साउथ होती है, दक्षिण होती है। तो दक्षिण दिशा के अंदर भारत स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। एशिया का जो आप मानचित्र देखेंगे, उस मानचित्र के अंदर जैसे देखिए आपके सामने ही आया है, यह आपके सामने पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का ये जो नीचे का क्षेत्र है ये कौन सा भाग कहलाता है? ये दक्षिण कहलाएगा। एशिया महाद्वीप में ये वाला पूर्व, ये वाला पश्चिम और ऊपर वाला उत्तर। तो जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के कौन से दिशा में? मैंने अभी बताया आपको, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में और एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो आप देख सकते हो, आप अपने फ़ोटो में इसमें देख सकते हो कि ये एशिया महाद्वीप यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो भारत की स्थिति आपको पता है ये है, यानी कि भारत मध्य में। और भारत की दिशा क्या है? तो देखिए ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। तो भारत फाइनली यहाँ स्थित है, तो इसलिए भारत की दिशा क्या हुई? दक्षिण। तो भारत दोस्तों कहाँ स्थित है एशिया महाद्वीप में? भारत एशिया महाद्वीप में उसके मध्य में और उसके दक्षिण भाग में क्या है? स्थित है। आई बात समझ में, है ना? भारत एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में? उसके एशिया महाद्वीप के मध्य में और उसके दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत है, जो हिंद महासागर के साथ सीमाएं बनाता है। इसका मतलब ये है हमारा जो भारत है उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जिसमें 3 ओर जल होता है और 1 ओर भूमि होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। और द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप उसे कहा जाता है जो ऐसा भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर जल होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर जलराशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। लेकिन भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 ओर जल होता है और 1 ओर भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत की भी कमोबेश यही स्थिति है कि भारत का जो भूभाग है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, और 3 ओर जल से घिरा हुआ होने के कारण भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो भारत के पास 3 दिशाओं में 3 अलग अलग महासागर हैं। तो 3 महासागर कौन कौन से हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये वाला अरब सागर है, अरेबियन सी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जो ये महाराष्ट्र और मुंबई वाला जो महासागर, उस महासागर का नाम क्या है? अरेबियन सी, या इसे अरब सागर बोला जाता है। कौन सा सागर बोला जाता है दोस्तों? अरब सागर। और दूसरा, ये इस साइड के अंदर जो आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है, बे ऑफ बंगाल बोल दो चाहे बंगाल की खाड़ी बोल दो, ठीक है ना? बंगाल की खाड़ी बोल दो चाहे बे ऑफ बंगाल बोल दो, अंग्रेजी में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो आई बात समझ में, बे ऑफ बंगाल भारत में इस ओर है। और जब भारत के दक्षिण दिशा में बात करेंगे, नीचे की ओर जब भारत में हम जाएंगे तो हमें दिखाई देगा इंडियन ओशन। ये देखो ये देखिए आपके मैप में आपको दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मतलब हुआ हिंद महासागर। इंडियन ओशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंद महासागर। भारत के 3 महासागर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने आ गया, ठीक है, इंडिया का मैप। आइए दोस्तों इसमें बात करते हैं। भारत के 3 बड़े महासागर हैं, ठीक है। तो देखिए भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें एक सागर है जिसका नाम है अरेबियन सी। तो भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अरब सागर है, ठीक है। और भारत के पूर्व दिशा में कौन सा है? पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व में तो हो गया बंगाल की खाड़ी, और इस साइड के अंदर पश्चिम साइड में कौन सा हो गया? अरब सागर। और भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण के अंदर है दोस्तों हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशन भी कहा जाता है। याद रखना, एक काम की बात बताता हूँ आपको, दुनिया में जितने भी महासागर हैं उन सभी सागरों में एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नामकरण पे हुआ है, वो कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर भारत देश की स्थिति के कारण पड़ा, क्योंकि भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं। तो हिंदुस्तान जहाँ पे स्थित है तो उस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, तो वो कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर। तो भारत की जो भूमि है वो 3 ओर से जल से घिरी हुई है। उसके पश्चिम में अरेबियन सी है, उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और उसके दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों? हिंद महासागर। आई बात समझ में? दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। आगे बात समझ में? तो भारत यही तीनों ओर से ये
तीनों ओर से भारत जो जल से घिरा हुआ है, तीनों ओर से भारत जो जल से घिरा हुआ है, इसी कारण भारत को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? भारत है वो एशिया महाद्वीप में मध्य में और उसके दक्षिण भाग में स्थित है। यह 3 महासागरों से घिरा है, अरब महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से ये अपनी सीमाएं बनाता है। समुद्र में भारत के साथ श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, जो 2 द्वीपीय देश है। जो 2 क्या है दोस्तों? द्वीपीय देश है। आप जानते होंगे। पहला तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने देखिए नीचे, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा देश है? ये रहा दोस्तों श्रीलंका। और श्रीलंका के पास में यहाँ पे है दोस्तों मालदीव, ठीक है ना। ये मैप में दिखाई नहीं देता कि मालदीव बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। तो श्रीलंका और कौन सा? मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए मैं आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ ये बात। हाँ देखिए इस मैप में आप देखिए, ये देखिए ये तो है आपका श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका के पास में यहाँ पे छोटे छोटे टापू में एक देश है जिसका नाम है मालदीव। तो 2 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में है। तो ये वाला कौन सा महासागर है दोस्तों? हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर में 2 द्वीपीय देश हैं। अभी मैंने बताया था आपको, द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप उसे क्या, ऐसा भूमि का भूभाग जिसके चारों ओर जल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। आई बात समझिए। तो 2 द्वीपीय देश हैं, एक तो श्रीलंका है और दूसरा कौन सा है? मालदीव है। तो ये 2 देश ऐसे हैं भारत में जो कि भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से अलग होता है या पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। तो देखिए ये इंडिया का मैप है, ये रहा श्रीलंका। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और अगर बात करेंगे इस मैप में, और अपन अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इंडिया के मैप में यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पाक जल डमरू है, इसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका जो है वो भारत से क्या होता है दोस्तों? अलग होता है। आई बात समझ में? आइए, अलग हुआ है। तो इस पैराग्राफ में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहला तो भारत की स्थिति, दूसरा बात कितने महासागरों से घिरा हुआ है, और कौन से 2 द्वीपीय देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? भारत की जो मुख्य भूमि है दोस्तों, मुख्य भूमि का मतलब ये रहा कि एरिया कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत का एरिया है वो उत्तर में तो है जम्मू कश्मीर, ऊपर हमारे कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। और नीचे भारत में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो ऊपर तो कौन सा है? J&K, ठीक है। और नीचे कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु। आई बात समझ में? तो भारत के उत्तर दिशा में तो उत्तर दिशा कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? हमेशा उत्तर। तो भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। और भारत के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ठीक है। और यही बात भारत के पूर्व दिशा में कौन सा है? एकदम पूर्व में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के पूर्व दिशा में एकदम से, और भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा है दोस्तों? अपना गुजरात या राजस्थान, ठीक है। तो भारत के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, भारत के दक्षिण में तमिलनाडु, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिम में गुजरात भारत की क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी कहाँ पे है दोस्तों? कन्याकुमारी है हमारा ये केरल के अंदर। कन्याकुमारी यहाँ पे केरल के अंदर है, ठीक है। तो कन्याकुमारी यहाँ पे केरल में। तो भारत कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? भारत उत्तर के अंदर तो जम्मू एंड कश्मीर में, दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी, ठीक है, पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम के अंदर दोस्तों कौन सा है? गुजरात, ठीक है। तो 4 राज्य बता दिए जो जहाँ तक भारत की सीमा फैली हुई है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र 12 समुद्री मील है, जो कि लगभग 21.9 किलोमीटर होता है तक फैला हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है समुद्र में जो भारत की सीमा है वो कहाँ तक होती है? यहाँ से लेकर के जो 21 किलोमीटर आएगा, यहाँ से लेकर के देखो 21 किलोमीटर तक जो समुद्री सीमा है वो हमेशा किसकी होती है? भारत की होगी। या किसी भी देश जो भी होगा समुद्र में, उसकी अपनी सीमा कहाँ तक होती है? 21 किलोमीटर तक होती है लगभग, ठीक है ना, लगभग। उसके आगे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है, वहाँ पे कोई भी देश के जहाज़ वगैरह आ जा सकते हैं। तो भारत की सीमा कितनी है दोस्तों? भारत की सीमा, समुद्री सीमा 21.9 किलोमीटर, ठीक है।
तो आगे इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हमने अभी इस स्लाइड के अंदर क्या पढ़ा, इस स्लाइड में हमने पढ़ा भारत के उत्तर में कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर, भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी या केरला आप कह सकते हो, ठीक है, भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब है हमारे देश की दक्षिणी सीमा। अब भारत की दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें तो दक्षिण की साइड में होता है दोस्तों, नीचे की ओर होता है दक्षिण में, ठीक है, दक्षिणी रहा। भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित हुई है। तो जो अक्षांश देशांतर का जो चैप्टर है वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान करेंगे, उसमें भी ये बात मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इंडिया वाली। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूँ कि अक्षांश रेखाओं का जो उत्तरी सिरा है उसमें भारत कहाँ पे आता है। ये जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, देखिए ये तो आ गया हमारा कन्याकुमारी, ठीक है, लेकिन भारत जो है ये यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन से द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे कौन से द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये क्या है, भारत की मुख्य भूमि से भी क्या नीचे है। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है, 6 डिग्री और 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर हम काउंटिंग करें, कहाँ से कहाँ तक, दक्षिण से लेकर के अगर उत्तर तक हम काउंट करें तो भारत लगभग कितने डिग्री तक फैला हुआ है, भारत लगभग दोस्तों 30 डिग्री तक फैला हुआ है, ठीक है। देखिए नीचे तो 6 डिग्री आ गया और ऊपर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा 37 डिग्री। तो 30 और 6 लगभग कितना हो गया, 30 और 6 लगभग 30 और ऊपर कितना है, 37 है। तो 30 और 6 और 37 तो लगभग दोस्तों कितना हो गया, 6 और 37 में हम माइनस करेंगे तो लगभग 31 और 30 के आसपास ही बैठता है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो दोस्तों लगभग कितना है, 30 डिग्री के आसपास है। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, जब अक्षांश और देशांतर बताऊंगा तब बताऊंगा ये बात दोबारा कि 1 डिग्री घूमने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 30 डिग्री है। तो 1 मिनट घूमने के लिए समय लगता है कितना, 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री घूमने के लिए समय कितना लगता है, 4 मिनट। तो दोस्तों 30 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा, तो मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा रेशियो, 120। तो मेरे पास क्या फिगर आएगा, 120। तो 120 जो मेरे पास आया ये आया है मिनट। 120 मेरे पास क्या दोस्तों, मिनट आया। अब मिनट को अगर मैं आवर्स में बदलूंगा या घंटों में बदलूंगा तो मुझे 60 का क्या देना पड़ेगा, भाग। और अगर मैं 60 को इससे डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2। तो भारत लगभग 2 घंटे का भारत में समय का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये आगे दोबारा समझाऊंगा मैं, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत का लगभग देशांतरी विस्तार कितना है, 30 डिग्री के आसपास है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। देखिए 3214 किलोमीटर भारत की क्या है दोस्तों, दूरी है। कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों उत्तर कौन सा हुआ, उत्तर दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा ये है। तो यहाँ से लेकर के दोस्तों, यहाँ से लेकर के हम नीचे दक्षिण तक जाएंगे, ठीक है ना, साउथ तक जाएंगे। तो ये जो भारत की दूरी है, कौन सी वाली दूरी दोस्तों, ये वाली दूरी। ये जो दूरी है वो भारत की कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है दोस्तों, 3214 किलोमीटर है। और 3214 किलोमीटर तो हमारी क्या होगी, लंबाई होगी। अब अगर अपन बात करेंगे भारत की चौड़ाई बताइए, तो भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम तो कितनी हो गई, 2933, और उत्तर से दक्षिण कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। इनको याद रखने का जो तरीका वैसा है कि जो लंबाई है वो 3214 है ना, क्या याद रखेंगे, लंबाई 3214 और चौड़ाई कितनी याद रखेंगे, 2933। चौड़ाई 2933, 4-5 बार बोलेंगे, 2933, ठीक है। तो भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है और जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। आई बात समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण तक भारत की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह स्थिति देश की भू आकृति, जलवायु और मिट्टी के प्रकारों को निर्धारित करती है। आइए समझते हैं इस बात को क्या मतलब है।
देखिए आप सबको पता होगा, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ये हमारे इंडिया में, इंडिया के ठीक बीच में से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है दोस्तों कर्क रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? ये देखिए, ये रेखा गुजरती है। आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, या कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ये सब हम 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं। तो आज बात करता हूँ कि कर्क रेखा का क्या आधार है, ये क्यों बताया गया था आपको। तो कर्क रेखा का मतलब ही होता है, एक चीज़ बहुत अच्छे समझना, डिटेल में बात करेंगे हम आगे जब मैं आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा, तब ये कर्क रेखा है ना, और ये सारी रेखाओं के बारे में आपको दोबारा बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रख लेना कि कर्क रेखा के नीचे का जो भाग होता है वो हमेशा उष्ण कटिबंध में आता है। कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण। और उष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जो भी क्षेत्र दुनिया का जो भी क्षेत्र, इंडिया नहीं, कर्क रेखा दुनिया के जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है, और जो क्षेत्र कर्क रेखा के नीचे हैं वो क्षेत्र हमेशा उष्ण कटिबंध में माने जाते हैं। कौन से कटिबंध में माने जाते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंध में माने जाते हैं। और जो क्षेत्र ठीक कर्क रेखा से जस्ट ऊपर शुरू होता है वो क्षेत्र हमेशा उपोष्ण कटिबंध में माना जाता है। उपोष्ण कटिबंध का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे गर्मी और ठंड दोनों बराबर पड़ती है। जैसे मैं बात करूँ हमारे राजस्थान की, हमारा राजस्थान जो है वो कर्क रेखा से ऊपर की ओर है। तो ऊपर की ओर होने की वजह से आप देख लीजिए, हमारे भारत में ठंड और गर्मी भी पड़ती है और ठंड भी पड़ती है। लेकिन भारत के जो नीचे के राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है ना, जैसे उड़ीसा है, उसके बाद में तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, इन सब राज्यों में सर्दी नहीं पड़ती है, इन सब राज्यों में गर्मी पड़ती है। यहाँ पे कभी भी सर्दियाँ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कौन से कटिबंध में आते हैं? उष्ण कटिबंध में आते हैं। जबकि हम मेनलैंड इंडिया की बात करें या उत्तरी भारत की बात करें, तो उत्तरी भारत में आप आ जाइए, गुजरात आ जाइए, राजस्थान आ जाइए, मध्य प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर का मतलब है ऊपर की ओर है। तो अगर ऊपर की ओर है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे गर्मी भी पड़ेगी और ठंड भी पड़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा से उत्तर दिशा में है। और जो भी चीज़ कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में होगी वो हमेशा कौन से कटिबंध में आती है? उष्ण कटिबंध में। और उष्ण का मतलब आपको पता है क्या है? गर्मी। और उपोष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? गर्मी और ठंड जहाँ पे दोनों साथ होती है। आई बात समझ में? आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये बात समझ में आ गई होगी, अक्षांश रेखाओं से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंध में। तो ठीक है, तो ये कर्क रेखा रही हमारे बीचों बीच, ये कर्क रेखा रही। तो भारत का जो ये वाला जो इलाका है, दक्षिण वाला जो इलाका है, ये कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण भाग में है। ठीक है। और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में आता है। उत्तरी हिस्सा ऊपर वाला हमेशा उत्तर, तो उत्तरी हिस्सा कौन से कटिबंध में? उपोष्ण में, जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों बराबर पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगी, कभी सर्दी नहीं पड़ेगी, तो ये दक्षिणी भारत है। तो दक्षिणी भारत की जो जलवायु है वो दक्षिण भारत की जो जलवायु है, मिट्टी है, और जो भू आकृति है वो अलग है। किसके? उत्तर भारत से। उत्तर भारत जो ऊपर का जो हमारा भारत है उसकी जलवायु मिट्टी अलग है दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत की जलवायु मिट्टी अलग है उत्तर भारत से। उसका कारण यही है कर्क रेखा वाला। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देशांतर रेखाओं में 30 डिग्री का अंतर है जो पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 30 डिग्री का है। ठीक है, 1 डिग्री पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो वही बात है, 30 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 120 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 4 क्या है, मैंने मिनट लिए हैं, और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 30 से, तो मेरे पास की फिगर कितना आएगा? 120, 120 आएंगे। तो ये 120 जो मेरे पास आया है 120, ये क्या है मेरे पास? ये 120 मेरे पास आए मिनट। और अगर मैं इसे वैसे और में बदलूंगा तो मैं इसे 60 से क्या करूँगा? इसे डिवाइड करूँगा, इसका भाग दूंगा। अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना समय का अंतर होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? क्योंकि भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक फैलाव है वो दोस्तों कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। आई बात समझ में? तो देखिए भारत का पूर्व से पश्चिम तक फैलाव कितना है? 30 डिग्री का। भारत का पूर्व से पश्चिम तक क्या है दोस्तों? ये फैलाव है। ठीक है, 30 डिग्री का फैलाव है। 30 डिग्री का फैलाव है तो कितने समय का फ़र्क पड़ता है? 2 घंटे का समय फ़र्क पड़ता है। सर ये 2 घंटे के समय का फ़र्क का क्या मतलब है? इसे फ़र्क का मतलब ये है दोस्तों, फ़र्क का मतलब ये है कि भारत में सबसे पहले भारत की पूर्व दिशा ये है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। भारत की जो पूर्व दिशा है दोस्तों वो कौन सी है? पूर्व दिशा ये है, ये है पश्चिम दिशा।
सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में उदय होता है? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, 2 घंटे के फर्क का मतलब समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वतम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए सुबह सूर्य अगर 4 बजे उदय होता है, तो भारत का सबसे पश्चिमतम राज्य कौन सा है? ये हमारा गुजरात रहा। तो गुजरात में कितने बजे सूर्य उदय होगा? गुजरात में 6 बजे सूर्य उदय होगा। ठीक है, कितने समय का फर्क है? 2 घंटे का। मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुबह 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो आपको पूछ लिया जाए बताइए गुजरात में सूर्य उदय कितने बजे होगा? तो 5 में 2 जोड़ दिए 7, तो गुजरात में सूर्य कितने बजे होगा? 7 बजे उदय होगा। आगे की बात ये अब समझ में, तो भारत का जो ये विस्तार है उसमें कितने 30 डिग्री का जो विस्तार है उसमें समय का कितना फर्क पड़ता है? 2 घंटे का फर्क पड़ता है। आइए अब इस लाइन को पढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं में 30 डिग्री का अंतर है जो पूर्व से पश्चिम में फैला है। यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में जैसलमेर की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में डिब्रूगढ़ इम्फाल में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। आगे होगी ये बात समझ में? ठीक है, आइए आगे बात करें। भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो देखिए दुनिया में भारत कहाँ पे है? ये रहा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है? 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,80,000। ये फैक्ट है, इन फैक्ट्स को आपको रटना ही पड़ेगा। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। विश्व के धरातल का कितना? ये सामने आपके वर्ल्ड का मैप है। इस पूरे वर्ल्ड के मैप में भारत का जो हिस्सा है, धरातली हिस्सा है, वो दुनिया का कितना है? 2.4% है। ठीक है, तो देखिए दोबारा बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। स्थलीय धरातल का कितना है दोस्तों? 2.4% है। इन फैक्ट को याद करने के 2 फैक्ट आए हैं कि भारत का क्षेत्रफल बताइए 32,80,000 वर्ग किलोमीटर, 32,80,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत दुनिया का जो क्षेत्रफल है, धरातलीय जो क्षेत्रफल है, उस धरातलीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4 यानी 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस प्रकार भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है। भारत का दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। देखिए ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रूस का क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में? 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर। दुनिया का कितना प्रतिशत है? दुनिया का 2.4% है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, तो भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय। यहाँ उत्तर में भारत की कौन सी पर्वतमाला? हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत व सुलेमान श्रेणियाँ और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। आइए आपको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताते हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप है, देखिए दोस्तों एक बात समझना, भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें केवल भारत ही देश शामिल नहीं होता। भारत के भूभाग के आसपास के जो जितने भी देश हैं उन सभी को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। आइए अब मैं बताता हूँ आपको वो कौन सा हिस्सा है। देखिए बात करते हैं भारत की सीमा रेखा, भारतीय उपमहाद्वीप सीमा रेखा। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में तो यहाँ पे तो कौन सा पर्वत है? यहाँ पे दोस्तों हिमालय। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? हिमालय। और हिमालय के पास से यहाँ पे 2 पर्वतमालाएं निकलती हैं। एक पर्वतमाला का तो नाम है सुलेमान, एक पर्वतमाला का नाम क्या है? सुलेमान। और दूसरे पर्वतमाला का नाम है हिंदुकुश। तो भारत के उत्तर में 3 पर्वतमालाएं होगी। एक तो हिमालय, एक तो होगी हिमालय, एक होगी हिंदुकुश, एक होगी सुलेमान। तो ये 3 है जो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताती है, पहली बात। दूसरी चीज़, इसके पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। आगे देखिए ये जो हमारा हिमालय है, ये यहाँ पे जाकर के पूर्व में पहाड़ियों का क्या करता है? निर्माण करता है। और भारत की एक सीमा रेखा का क्या करता है? निर्धारण करता है। हाँ, तो निर्धारण करता है। तो पूर्व में ये सीमा रेखाएँ आ गई। और जो भारत का दक्षिण हिस्सा है वो किस में आता है? हिंद महासागर में। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा महासागर का है? हिंद महासागर का है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा रेखा उत्तर में हिमालय, हिंदुकुश, सुलेमान पर्वत है। पूर्व में
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर के क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। और दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें कुछ देशों को शामिल किया जाता है, या दूसरे शब्दों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, सबसे पहला कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में दूसरा आता है हमारे पास नेपाल, तीसरा आता है भूटान, ठीक है, चौथा आता है हमारे पास बांग्लादेश। ये सारे भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में शामिल हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भाई बात समझ में, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं आप मैप में देख सकते हो। पाकिस्तान, नेपाल, है ना, नेपाल कहाँ पे है दोस्तों, ये रहा नेपाल, ठीक है, ये रहा नेपाल। पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये रहा भूटान, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश आदि आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध के रूप में भूमिका निभाता रहा है। इसके कहने का मतलब ये दोस्तों, जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है वो हमेशा अवरोधक के रूप में कार्य किया है। अवरोधक का मतलब क्या है कि चाइना से जो ठंडी हवाएँ आती है, चाइना से जो ठंडी हवाएँ आती है, हिमालय उन ठंडी हवाओं को क्या है अपने पास रोक लेता है और उसे भारतीय भूभाग में प्रवेश नहीं करने देता। तो हिमालय जो है चाइना से जो ठंडी हवाएँ आती हैं उनको रोक लेता है, एक अवरोधक का कार्य करता है। इसीलिए भारत के जो पड़ोसी मुल्क है और भारत, इन सब को मिलाकर के एक भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। आइए आगे बात करते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में से इम्फाल तक यात्रा करते हुए आपके मार्ग में आएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपके मार्ग में कौन कौन से आएंगे। देखिए थोड़ा सा, ये तो आ गया हमारा हिमालय, ठीक है। राजस्थान में आ गया भारत का महान मरुस्थल, थार डेजर्ट आ गया, ये मरुस्थल है। मरुस्थल से जब निकलोगे तो आपको अरावली पर्वतमाला मिलेगी। कौन सी पर्वतमाला मिलेगी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के नीचे आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे मिलेगा आपको सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे एक नदी है जिस नदी का नाम है ताप्ती, ठीक है। चलिए नदियों की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा भू-आकृतियों की बात करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया डेजर्ट, ठीक है। कौन सा, भारत का महान मरुस्थल, ठीक है, जिसे भारतीय महान मरुस्थल भी कहा जाता है। ये रहा डेजर्ट। डेजर्ट के जब हम दक्षिण दिशा में आएंगे तो हमें क्या मिलेगी, अरावली पर्वतमाला। अरावली के दक्षिण में आएंगे तो विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सतपुड़ा। और सतपुड़ा से हम जब पूर्व दिशा की ओर आएंगे तो हमें मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और जब हम पूर्व दिशा में और बढ़ेंगे तो हमें गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ मिलेगी। और भारत के हम सतपुड़ा के दक्षिण में आएंगे तो हमें डेक्कन प्लेटो मिलेगा। डेक्कन प्लेटो जिसे दक्कन का पठार भी बोला जाता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार बोल दो चाहे डेक्कन प्लेटो बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा ईस्टर्न घाट, ये रहा वेस्टर्न घाट, या इसे पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत का थोड़ा सा ओवरव्यू इस चैप्टर में हमने किया था। हाँ, आई बात समझ में। अगला हम बात करते हैं, भारतीय प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर उभरा हुआ का मतलब हुआ कि ऊपर उठा हुआ भाग है, हिंद महासागर की ओर भारत ऊपर उठा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके कहने का मतलब है कि भारत की जो ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, इसकी जो समुद्री सीमा रेखा है जो अंडमान निकोबार होते हुए ऐसे घूमती है, बंगाल की खाड़ी तक जाती है या पश्चिम बंगाल तक जाती है, उसकी दूरी कितनी है, 7517 किलोमीटर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है जहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की भूस्थलाकृतियाँ मिलती हैं, ठीक है। हमारे देश में अनेक प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा देश विविधतापूर्ण हमारा देश है, अनेक प्रकार के इस देश में संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, छोटा सा चैप्टर था 11th क्लास का पहला, और कल हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है हमें आगे, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।